एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, एक वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वीबीटी हमें दो चीज़ें सिखाती है, एक ओवरलैपिंग और एक हाइब्रिडाइजेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। अगर इस टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में अगर आपको ये तीन पार्ट क्लियर है तो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन बैठ जाता है। तो मैं यही तीन चीज़ पे मेन फोकस करना चाहता हूँ और यही आपको सिखाना चाहता हूँ। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा रहेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बिल्कुल बेसिक थ्योरी है और इस थ्योरी ने अपनी पूरी थ्योरी में तीन बातें, तीन परिकल्पनाएं बताई है जो हमें जानना है। नंबर वन, पहले ये थ्योरी क्या कहती है कि यदि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में केवल बॉन्ड पेयर ही उपस्थित हो तो उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर बॉन्ड पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इधर एग्जांपल, इधर ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर। अगर हम देखें बॉन्ड पेयर दो हो, जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2, इसमें आपको पता होना चाहिए दो ही बॉन्ड पेयर है, ठीक है, कोई लॉन पेयर नहीं है। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड से बंधित हो उन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो फ्री हो उन्हें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर या जियोमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है। अगर तीन हो तो जैसे फॉर एग्जांपल BeCl3 है, हम जानते हैं ये BeCl3 होता है, ओके, जिसकी स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोनल होती है और इसमें भी केवल बॉन्ड पेयर होते हैं। इसी तरह से 4 है, 4 वाला एग्जांपल CH4 है, हम जानते हैं CH4 की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ओके। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। और अगर 5 हो, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरह से 6 वाले की SF6 इसका एग्जाम्पल है, ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। और 7 जो है आपका IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों, अगर लॉन पेयर नहीं होगी तो उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स इक्वल होगी, यानी किसी तरह की कोई विकृति नहीं आएगी। लेकिन लॉन पेयर होने पर, चूंकि लॉन पेयर से रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ज्योमेट्री से स्ट्रक्चर अलग होती है क्योंकि रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पहला अपनी परिकल्पना दी, पहली बात बताई, उसमें कहा कि यदि कोवेलेंट कंपाउंड में केवल बॉन्ड पेयर हो तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। अब इन्होंने दूसरी बात क्या बताई कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी उपस्थित हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रतिकर्षण क्रम क्या होता है। अक्सर ये RPSC में एग्जामों में पूछा जाता है। बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में होता है? लॉन पेयर में होता है। मैक्सिमम रिपल्सन अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो किस में होता है? बोलो, लॉन पेयर में। क्लियर? बढ़ता घटता कुछ भी क्रम पूछे आपका समझा हुआ होना चाहिए। इसी को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहला लिया CH4, एक लिया NH3, एक लिया H2O। आप क्या देखते हो कि जो CH4 है उसमें बॉन्ड पेयर है 4, लॉन पेयर है 0, ओके। तो इसकी स्ट्रक्चर बोलो, इसकी ज्यामिति भी टेट्राहेड्रल होती है, स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें बॉन्ड पेयर तो है 3, लॉन पेयर 1 लॉन पेयर आने की वजह से क्या होता है कि इसमें रिपल्सन होता है। इस वजह से ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल होती है लेकिन स्ट्रक्चरल जो है वो पिरामिडल हो जाती है और बॉन्ड एंगल रिपल्सन की वजह से 109 की जगह 107 हो जाता है। फिर अपन H2O में देखें, बॉन्ड पेयर है 2, लॉन पेयर है 2। क्लियर? तो हम क्या देखते हैं, लॉन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा विकृति होगी और जियोमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल होगी लेकिन स्ट्रक्चर कोणीय या बैंड शेप या V शेप होती है। क्लियर? और बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड इन्होंने अपनी परिकल्पना में बात में यही बताया कि अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर हो तो क्या होगा। तीसरी इन्होंने अपनी बात में क्या बताया, यदि कोवेलेंट कंपाउंड के सेंटर एटम के पास लॉन पेयर की संख्या समान हो, ठीक है, तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता है जिसके साइड एटम हाई EN उच्च विद्युत ऋणता वाले, मैंने कहा उच्च विद्युत ऋणता, ठीक है।
ऋणता वाले, ठीक है, हो। बोलो एग्जाम्पल लिया अपन ने H2O और OF2, आप देखते हो इसमें भी दो लोन पेयर, इसमें भी दो लोन पेयर, इसका बॉन्ड एंगल 104 होता है जबकि इसका 102 होता है, यानी फ्लोरीन जो है साइड एटम ये हाई EN वाले हैं, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। आई होप आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी समझ में आई होगी। ये थ्योरी बोलो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बेस है, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसी थ्योरी को क्लियर करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, संयोजकता बंध सिद्धांत। इस थ्योरी के द्वारा हमें मेनली एक तो अतिव्यापन और हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी प्राप्त होती है और इसे ज्ञात करते हैं हम। तो पहले अपन स्टडी करते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। आपको पता होना चाहिए इसमें केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अर्धपूरित कक्षक ही भाग लेते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ओवरलैपिंग 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, एक होती है SS ओवरलैपिंग, एक होती है SP ओवरलैपिंग, एक होती PP ओवरलैपिंग। सबसे पहले बात करें SS ओवरलैपिंग की, तो SS ओवरलैपिंग में क्या होगा, दो अर्धपूरित, ठीक है, S कक्षक एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे पर अतिव्यापित होकर जिस अतिव्यापन का निर्माण करते हैं उसे हम SS ओवरलैपिंग कहते हैं। बोलो वेरी सिंपल डेफिनेशन, SS ओवरलैपिंग में क्या होगा, दो अर्धपूरित S कक्षक, क्योंकि ओवरलैपिंग में केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए डेफिनेशन बहुत सिंपल, दो हाफ फील्ड S ऑर्बिटल एक दूसरे के नियर बाय आकर एक दूसरे सुपर इम्पोज होकर जिस ओवरलैपिंग का निर्माण करते हैं उसे SS ओवरलैपिंग कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल H2 का ले सकते हैं, एक H1S1 बोलो, दूसरा H1S1, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे के पास आकर ओवरलैपिंग होते हैं, SS ओवरलैपिंग करते हैं और SS ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन नंबर 2, PP SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक तो हाफ फील्ड S कक्षक और एक हाफ फील्ड P कक्षक भाग लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल HF HCl HBr इनका ले सकते हैं। HF का लिया H1S1, F के अंदर एक बोलो अर्धपूरित P कक्षक, ये S आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल होता है, वो डंबल होता है, आपस में आते हैं, SP ओवरलैपिंग करते हैं और इससे भी एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर, ओके। उसके बाद बात करते हैं PP ओवरलैपिंग की। PP ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, एक होती है आइसोएक्सियल और एक होती है आइसोलेटरल, एक समाक्षीय और एक समपार्श्विक। जो आइसोएक्सियल PP ओवरलैपिंग होती है, समाक्षीय PP ओवरलैपिंग, इसका सबसे एग्जाम्पल F2 में आपको पता है फ्लोरीन और फ्लोरीन, इसमें भी एक अर्धपूरित की आपका P कक्षक, इसमें भी अर्धपूरित P कक्षक, इसलिए PP ओवरलैपिंग हुआ। अब आपसे मैं कह रहा हूँ, ये मैंने बता दिया डबल डबल, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, अतिव्यापित होते हैं और यहाँ पर समाक्षीय बोलो PP अतिव्यापन का निर्माण करते हैं, इससे भी एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर। फिर है बोलो आइसोलेटरल PP ओवरलैपिंग, समपार्श्विक PP ओवरलैपिंग, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल O2 ले सकते हो, N2 ले सकते हो। ऐसे O लिया, O में P में अनपेयर्ड कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने हैं, 2, तो हमने एक ऐसा बना दिया एक ऐसा बना दिया, एक दूसरे के पास आकर ओवरलैपिंग हो रहे हैं। चित्रानुसार आपको पता चल रहा होगा एक सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड का निर्माण भी होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पाई बॉन्ड का निर्माण तो केवल और केवल आइसोलेटरल PP ओवरलैपिंग से ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको स्पेशल नोट बताया जा रहा है कि पाई बॉन्ड का निर्माण केवल और केवल आइसोलेटरल PP ओवरलैपिंग से ही होता है। लेकिन यहाँ से ओवरलैपिंग से एक बात समझ में आए कि बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड का निर्माण हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से ही होता है। बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई, एक का निर्माण हमेशा कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ही, ठीक है, निर्माण 2 इलेक्ट्रॉन से ही होता है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अतिव्यापन के साथ साथ दूसरी और एक महत्वपूर्ण चीज बताई है, वो है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता होना चाहिए गुण केवल और केवल कोवेलेंट कंपाउंड में ही होता है, इसलिए VBT जो यहाँ पर दी गई है वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए दी गई है। हाँ, अतिव्यापन से इसमें क्या अलग है, इसमें अर्धपूरित हाफ फील्ड
पूर्ण पूरित वैकेंट सभी कक्षक भाग लेते हैं। संकरित कक्षक हाइब्रिड कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले कक्षकों के समान होती है। संकरित कक्षक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। सबसे पहले तो ये। उसके बाद दोस्तों आपको कभी भी कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड मिल जाए, उसका अगर आपको संकरण पूछे तो सेकंडों में निकालना आना चाहिए। उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, संकरण ज्ञात करने का सूत्र। बोलो 1/2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम। कोई भी आपको कोवेलेंट कंपाउंड मिलेगा, उसके केंद्रीय परमाणु के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवेलेंट एटम की संख्या, ऋणावेश का मान, धनावेश का मान। ठीक है। दिखने में फॉर्मूला बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब यूज करते हैं तो आपको डिपेंड करता है, इतनी इंफॉर्मेशन होगी तो यही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मोनोवेलेंट का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है, वो लोग को जोड़ना है। क्लियर। अब अपन ने देखा इसको सोल्व करने पर रिजल्ट अगर 2 आता है तो संकरण sp होगा, रिजल्ट अगर 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 आता है तो sp3d2 होगा, 7 आता है तो sp3d3 होगा। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया CH4। अब जैसे CH4 का संकरण हमें पता करना है तो हमें पता होना चाहिए केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। कार्बन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो 1/2 × 4, ओके। और प्लस मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट में केवल किसकी संख्या जोड़नी है, हाइड्रोजन हेलोजन की। हाइड्रोजन 4 जोड़ दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। 4 + 4 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और 4 का मतलब क्या होगा, sp3। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, IF7 1/2। आपको पता है आयोडीन हेलोजन के कोई भी एटम हो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसके बाद मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन हेलोजन को जोड़ते हैं, हेलोजन कितने, 7 7 7 14, 14 को कट किया तो 7 7 का मतलब sp3d3। BCl3 का करते हैं 1/2। बेरिलियम के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और मोनोवेलेंट कितने हैं, 2, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, तो 2 + 2 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 मतलब sp। अगर अपन बात करें CO2 का 1/t, कार्बन के बोलो आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मोनोवेलेंट कोई है नहीं, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, तो इतना ही फॉर्मूला हो गया। काटा तो 2 2 का मतलब sp। इसका मतलब हुआ ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसमें बोलो जो इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद SF6 का निकालना है, 1/2 सल्फर का आउटर मोस्ट है 6, बोलो मोनोवेलेंट है 6 6 6 12, 12 को कट किया तो कितना आ जाएगा, 6 6 का मतलब sp3d2। इसी तरह से NH4+ का बताऊं तो मैंने कहा 1/2 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, बोलो हाइड्रोजन मोनोवेलेंट कितने हो, 4। पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो पॉजिटिव को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। मैग्नीट्यूड जो भी मान हो, 1 घटा दिया तो 5 + 4 9, 9 में से 1 घटाया 8, 8 को कट किया तो 4, 4 का मतलब sp3। क्लियर। अगर इस ट्रिक को, इस ब्रह्मास्त्र को यूज कर कर ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसका सेकंडों में आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हो, ओके। उसके बाद मेन आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत। सबसे पहले ये थ्योरी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणविक अणु, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, बोलो F2 है, Bn है, CO है, ओके। चाहे वो होमो एटॉमिक हो या हीट्रो एटॉमिक हो, डायएटॉमिक पर लागू होती है। और इसमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल आणविक कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, के समान होती है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है इस थ्योरी के बारे में कि इसमें कितने टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है BMO, एक होता है ABMO, यानी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, बंधित आणविक कक्षक। एक ABMO एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो BMO होते हैं इनका निर्माण परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल के बोलो एडिशन फंक्शन योग फलन से होता है, जो मैंने यहाँ पर बताया है। इसी तरह से एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनका जो निर्माण है वो परमाणु कक्षकों के सब्ट्रैक्शन फंक्शन से होता है, ओके। इनको हमेशा स्टार से दर्शाते हैं। उसके बाद ये कम ऊर्जा वाले होते हैं, ये अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इसके एग्जाम्पल σ1s2, σ2s2, π2px, π2py, σ2pz, सेम यही हो जाएंगे, इधर स्टार लग जाएगा। क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ये तरीका होता है। इसमें जो ये BMO है, ठीक है, ये
ABMO है, ये BMO है, ये ABMO है, ये बोलो BMO है, ठीक है, और ये ABMO है। क्लियर? तो ABMO की ऊर्जा हमेशा BMO से क्या होती है? ज़्यादा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल नोट में फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम ज्ञात करने का सूत्र, बंद क्रम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट का सूत्र क्या होता है? बोलो बोलो आपका 1/2 NB माइनस N है। NB का मतलब क्या होता है? BMO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, NA का मतलब ABMO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंद ऊर्जा होती है, वो हमेशा बंद क्रम के क्या होती है? बोलो बंद क्रम के क्या होती है? समानुपाती। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ होती है, वो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होती है? विद क्रमानुपाती। क्लियर? यानी हमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे बॉन्ड एनर्जी का है, बॉन्ड लेंथ का है, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर सपोज दैट 4 ऑप्शन देके आपको डायटोमिक देकर पूछा जाए किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जाए किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो आपको क्या करना? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर? और एक मैंने कहा अगर आप सोल्व करते हो, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस डायटोमिक मॉलिक्यूल का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, और जैसे एग्जांपल लिखा मैंने हीलियम 2, आप उसका करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये जो मैंने थ्योरी बताई है, इसको अप्लाइड करने के लिए अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है H2 और O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो अपन ने क्या देखा? H2 का करते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल बोलो 2 है। अगर इनसे अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे तो वो भी क्या बनेंगे? 2 बनेंगे, 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और 2 इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो यही फील हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 NB माइनस Na। NB में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, Na में है आपका 0, तो बोलो क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर आया 1। क्लियर? ओके। और अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के साथ साथ अगर मुझे पूछे H2 कैसा है, तो मैं कहूँगा ये डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? ओके। उसके बाद O2 का देखें तो O2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, क्योंकि O2 एक पैरामैग्नेटिक होता है, रंगीन होता है। इसका पता लगाने के लिए MOT थ्योरी बनी है। क्लियर? तो O2 का अगर देखें तो अगर इसके अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल से अपने को क्या पता चला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, तो यहाँ पर जितने हैं उतने ही बोलो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर अपने सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px, और ये अपन ने लिखा। इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ पर अपन ने देखा 8 8 16 भरेंगे, तो हमें क्या पता चलता है कि बोलो यहाँ पर बोलो पूरा फील हो गया, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपका BMO में 10 है, ABMO में 6 है, तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2 आया। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। उसके बाद हमने देखा इसके ABMO के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 रिक्त अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड हुआ और पैरामैग्नेटिक हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब ही हुआ O2 पैरामैग्नेटिक होता है। इस बात को बताने के लिए MOT थ्योरी का निर्माण हुआ। उसके बाद अगर और एग्जाम्पल देखें, N2 माइनस और N2 प्लस, बोलो +2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? N2 माइनस का करना है दोस्तों। अब क्या होता है कि हमें बार बार लॉन्ग प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, वेरी सिंपल। आपको पता है कि अगर हमें बोलो ऐसे और डायटोमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर P में इलेक्ट्रॉन है, तो हमें P के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके भी कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है N2, तो नाइट्रोजन में P में कितने होते हैं? 3, और 3 कितने हो गए? 6, और एक माइनस का मतलब और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 7। अब मुझे यहीं पे फील करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे क्या पता चला? अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो BMO में कितना है? 6, ABMO में कितना? 1, से में से 1 गया 5, काटा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक हुआ और रंगीन हुआ। N2 + 2 का करें तो अपन ने देखा सबसे पहले नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 3, 3 और 3 6, और +2 का मतलब 2 चले गए, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 यहीं पे फील हो गया। बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो ABMO के अंदर तो 0 है, और BMO में कितने होते हैं? बोलो 4 है, तो 4 - 0 कट किया तो 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, और कोई अनपेड नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक हुआ। आई होप आपको मैं जो सिखाना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। दोस्तों, ये जो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर
जो स्ट्रक्चर टॉपिक है इसमें आपको 3 थ्योरी, वैलेंस शेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वीबीटी और एमओटी, अगर ये समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहे। बेस्ट ऑफ लक।